दोस्तों जल्दी से अपने चैनल और गुरु जी को सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हमने नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम है उसका मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन समझी थी पिछली वीडियो में। आज हम एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन कैसे लिखा जाएगा इसका एक तरह से उसका प्रोटोटाइप समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो, इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम लोग हमेशा एक तरह राइटर का इंट्रोडक्शन देखते हैं, थोड़ा पोएम का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो नसीम इज़ेकील 1924 में जन्मे, 2004 में डेथ हो गई। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। ये ज्विश इंडियन पोइट थे, प्ले राइट थे, क्रिटिक, आर्ट क्रिटिक थे, ये सब थे। और जैसा कि मैंने बताया था, मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री के फादर भी कंसिडर किए जाते हैं कुछ क्रिटिक्स के द्वारा। ठीक है, एज़ेकील को जाना जाता है इंग्लिश लिटरेचर को एक्सपेंड करने के लिए। इस बारे में अपनी बात हुई थी, कैसे नए एवेन्यूज में एक्सपेंड करने के लिए, लाइक सोसाइटल इवेंट्स, जो साधारण सोसाइटी की जो घटनाएं होती है उनके ऊपर लिखने के लिए जाना जाता है। सुपरस्टिशियस थॉट प्रोसेस, पब्लिक की कैसा मतलब अंधविश्वासी सोच होती है उसको उजागर करने के लिए, उसको समझाने के लिए भी ये अपनी पोइट्री का इस्तेमाल किया है इन्होंने एक तरीके से। ठीक है, एज़ेकील को कह सकते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1983 में, जो इंडिया का लिटरेचर में सबसे हाईएस्ट अवार्ड भी कंसीडर कर सकते हैं, साहित्य अकेडमी अवार्ड। वो मिला इनको 1983 में। लेटर इट्स लेटर डेज सैल्म्स नाम से इनका कलेक्शन था, उसके लिए मिला इनको। ठीक है, एक तरह से इनकी जो मोस्ट पॉपुलर पोएम थी नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन थी, जैसे हमने बात की थी इस बारे में भी लास्ट वीडियो में कि भाई नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन सबसे पॉपुलर पोएम रही है इनकी, जिनको अलग अलग बोर्ड्स, यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में, इवन फॉरेन कंट्रीज के सिलेबस में जैसे कोलंबिया वगैरह हो गया, ऐसे देशों के सिलेबस में आपको ये पोएम मिलेगी, आपको वहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। तो मतलब काफी पॉपुलर पोएट रहे हैं इंडिया के भी और पूरे मॉडर्न वर्ल्ड के भी, मान सकते हो कि काफी पॉपुलर पोएट रहे हैं नसीम इज़ेकील। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब सेंट्रल आइडिया इस पोएम की बात करते हैं हम लोग, है ना। सेंट्रल आइडिया ये नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम में बहुत ही सिंपल है परंतु बहुत ही सुंदरता से लिखी गई पोएम है, जिसमें दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया है कि कंट्री साइड यानी गांव के जो लोग होते हैं ना, वो कैसे एक कॉमन इंसिडेंट पर, जैसे कि बिच्छू ने काट लिया, उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। वो सबके सब गैदर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं विक्टिम के घर पे, यानी विक्टिम इसमें कौन है, पोएट की मदर। ठीक है, उसके घर पे इकट्ठा हो जाते हैं, उसके साथ में सहानुभूति जताते हैं, है ना। ये लोग, दीज पीपल, ये जो लोग हैं, ये मोस्टली सुपरस्टिशियस होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, और ऐसे इंसिडेंट्स को ये जोड़ के देखते हैं पुराने जन्म के या पहले पास्ट में किए गए कर्मों से। तो पोएम में ये भी दर्शाया गया है कि किस तरीके से एक इंडियन मदर होती है, वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होती है अपने बच्चों की, कितनी हर परिस्थिति में उनकी एक तरह से ध्यान रखती है, उनके बारे में सोचती है कि जो भी होना है मेरे ऊपर हो जाए, मेरे बच्चों के ऊपर ना हो, कुछ भी ऐसी कोई घटना ना हो। तो सेंट्रल आइडिया पोएम का बेसिकली यही है कि किस तरह से कम्युनिटी, एक कम्युनिटी बॉन्डिंग दिखाई गई है कि लोग गाँव में कैसे एक दूसरे से मतलब कोई भी समस्या आती है तो तुरंत उसके घर पहुंच जाते हैं और उसका हालचाल पूछते हैं। तो कम्युनिटी बॉन्डिंग दिखाई गई है, सुपरस्टिशंस दिखाए गए हैं, साथ में दिखाई गई है मदर का प्यार अपने बच्चों के लिए। ठीक है, थीम्स में बात करते हैं। तो थीम्स में देखो, एक तो जैसे मैं बात कर चुका हूँ अभी, कॉमन बॉन्डिंग इन कम्युनिटी इन कंट्री साइड, कि गाँव में किस तरीके से लोगों में आपसी एक तरह से बॉन्डिंग होती है, उनमें बोल सकते हैं आपस में प्रेम होता है, आपस में लगाव होता है। तो वो चीज़ दर्शाई गई है कि जैसे पोएम में भी दिखाया गया है कि गाँव के लोग हैं, जो पीजेंट्स हैं, वो एक तरह से स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज, जैसे मक्खियों का झुंड होता है ना, वैसे पूरे झुंड में पहुंच जाते हैं उस लेडी के घर पर, यानी कि पोएट के घर पे। पोएट की मदर को किसने काट लिया है, स्कॉर्पियन, बिच्छू ने काट लिया है, और वे सबके सब प्रेयर करने लग जाते हैं और सहानुभूति जताते हैं उसके साथ में। और यहाँ तक कि वो सॉल्यूशंस भी सजेस्ट करते हैं कि इसका पेन कम करने के लिए क्या क्या करना किया जाना चाहिए। ऑल्दो उनके सॉल्यूशंस में बेसिकली सुपरस्टिशन ज्यादा होते हैं, परंतु सॉल्यूशन बताते तो हैं, कम से कम ट्राई कर रहे हैं वो कि कैसे इसका दर्द कम हो जाए। सुपरस्टिशंस भरे हुए हैं पोएम में। देखो, सुपरस्टिशन की थीम काफी स्ट्रॉन्ग है इस पोएम में, कि जब पब्लिक आती है उसके घर पे, विक्टिम के घर, तो गॉड से प्रे करती है कि भाई जो बुरी चीज है ना, एविल, उसको पैरालाइज कर दिया जाए, जो कि दर्द का कारण बनी हुई है इस लेडी के लिए। वो बुरी चीज क्या है, वो है स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन को बुराई का प्रतीक मान लिया गया है। ठीक है, उनका मानना था कि जैसे जैसे स्कॉर्पियन चलेगा ना, वैसे वैसे इस बॉडी के शरीर में भी जहर फैलेगा। मतलब ये अंधविश्वास उनकी सोच थी कि भाई स्कॉर्पियन जहां जहां घूमेगा, इधर घूमेगा, तो लेडी के अंदर जो उसने जहर छोड़ा है ना, वो जहर भी स्प्रेड होगा। तो ये एक तरीके से उनका बिलीफ था ना। तो वो यहाँ तक ये भी सोचते थे कि लेडी को ये सब इसलिए पेन झेलना पड़ रहा है क्योंकि इसने पास्ट में कुछ बुरे कार्य काम किए होंगे, प्रीवियस बर्थ में, यानी पिछले जन्म में, पास्ट में बुरे कार्य किए होंगे, उनकी वजह से इसको इस वक्त ये दर्द झेलना पड़ रहा है। अब इस दर्द की वजह से ये शुद्ध हो जाएगी, मतलब इसके सारे बुरे कर्म धीरे धीरे बैलेंस हो जाएंगे, ये शुद्ध हो जाएगी। इस तरह की सुपरस्टिशन भी पोएम में पोएट ने बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया है कि लोगों में इस तरह के सुपरस्टिशन होते हैं।
साइंटिफिक टेम्पर भी बताया गया। देखो एक तरफ तो पोएम में सुपरस्टिशन है, दूसरी तरफ साइंटिफिक टेम्पर भी है। साइंटिफिक टेम्पर कौन दिखा रहा है पोएम में? फादर ऑफ द पोएट, जो पोएट है उसका फादर साइंटिफिक टेम्पर दिखा रहा है। कैसे? जो विक्टिम का हस्बैंड है, पोएट का फादर है, वो क्या कर रहा है, सारे लॉजिकल और साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल कर रहा है अपनी वाइफ को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो उसका जो मेथड्स है ना, वो कभी उस पे मॉम गिराता है, कभी कोई जड़ी बूटी लगाता है, कभी क्या अपनाता है, वो सब कुछ ट्राई करके देख रहा है साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तौर तरीके से, अंधविश्वास से नहीं, सब चीजें ट्राई करके देख रहा है। तो ये एक्चुअल में जो पर्सन है, जो फादर है पोइट का, वो क्या है कि साइंटिफिक टेम्पर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मदरली लव तो है ही एकदम लास्ट की लाइन में, लास्ट की 2-3 लाइन में रिफ्लेक्ट होता है कि मदरली लव की थीम कितनी स्ट्रॉन्ग है इस पोएम में। कि लास्ट की 2-3 लाइन में पता लगता है कि भाई जो माँ जब ठीक हो जाती है तो वो भगवान से ये बोलती है कि थैंक गॉड स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माय चिल्ड्रन, की बिच्छू ने मुझे काटा, मेरे बच्चों को छोड़ दिया। तो देखो ये क्यों माँ ही बोल सकती है क्या ना। तो मदर की थीम भी काफी स्ट्रॉन्ग मदरली लव की। अब लिटरेरी डिवाइसेस में देखते हैं। देखो सिमिली, पीजेंट्स आते हैं, पीजेंट्स केम लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज। मैंने पहले बहुत सी वीडियोस में बताया कि देखो जब तुलना की जा रही हो, तुलना साफ साफ नजर आ रही हो, लाइक या एज जैसे शब्द इस्तेमाल करके तुलना साफ साफ नजर आ जाती है। तो पीजेंट्स को कैसा दिखाया, पीजेंट्स कैसे आए, जैसे कि मक्खियों का झुंड आता है। तो पीजेंट्स को जो स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज है ना, एक तरीके से पीजेंट्स को तुलना की गई है स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज से, मक्खियों के झुंड से। तो यहाँ सिमिली इस्तेमाल हो गई। ठीक है, मेटाफर, मेटाफर क्या है? देखो मेटाफर भी तुलना होती है, परंतु तुलना साफ साफ नजर नहीं आती। स्कॉर्पियन को एविल क्रीचर बताया गया है। इसमें लाइक या एस जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं होते, सीधा सीधा सामने वाले को एक संज्ञा दे दी जाती है। जैसे बिच्छू को, वो तो बुराई है, वो तो इविल क्रीचर है, वो तो एविल है। तो ये स्कॉर्पियन को एविल बताया गया है। तो एविल जो है ना, ये एक तरीके से मेटाफर इस्तेमाल हो गया स्कॉर्पियन के लिए, बुराई का प्रतीक। ठीक है, अगर हम बोलते हैं स्कॉर्पियन इज लाइक एन एविल, कि एविल के जैसा है, तो हम बोलते हैं कि ये सिमिली है, परंतु लाइक नहीं, स्कॉर्पियन तो एविल ही है, वो मेटाफर। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन मतलब व्यक्तिकरण, मानवीकरण। तो फ्लेम, जो है ना, जैसे पोइट के फादर ने क्या किया कि मॉम गिराया अपनी वाइफ के पंजे पर जहां पर बिच्छू ने काटा था। तो राइटर लिखते हैं कि फ्लेम फीडिंग ऑन, मतलब उसकी माँ की ऊपर जैसे फ्लेम खा रही है, यानी क्योंकि जैसे मॉम को आग लगा दी उसने, तो मॉम पिघलने लग गई। तो मॉम पिघलने लग गई तो उसकी चमड़ी जलने लग गई लेडी की। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जो लपटें हैं ना, जो आग है ना, वो उसकी चमड़ी को खा रही है। तो फ्लेम फीडिंग, तो अब फ्लेम तो एक नॉन लिविंग थिंग है, वो कैसे खा सकती है? वो जला सकती है, ऐसा बोले तो ठीक लगेगा, पर खा रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई लिविंग थिंग है, जैसे कि इंसान है और वो किस चीज को खा रहा है। तो ये फ्लेम का पर्सनिफिकेशन कर दिया। एनियमेंट एक बहुत ही कॉमन है इस पोएम में, एक्चुअल में ब्लैंक वर्स में लिखी गई पोएम है, कोई राइम स्कीम नहीं है इसमें। और सेंटेंस कंटिन्यू है, एक सेंटेंस के बाद अगला, तीसरा, लगातार जैसे कोई बातचीत कर रहा हो ना, प्रोज लिखा जाता है, वैसे लिखा गया है। तो देखो जैसे 10 आवर्स, एक लाइन यहाँ खत्म हो रही है, 10 आवर्स, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, अगली लाइन में कंटिन्यू, 10 आवर्स ऑफ स्टेडी रेन हैज ड्रिवन हिम। अब यहाँ भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, ड्रिवन हिम टू क्रॉल बीनीथ ए सैक ऑफ राइस। तो यानी वाक्य अगली अगली लाइन में चलता जा रहा है, कंटिन्यू है। इस तरीके को बोलते हैं, इस डिवाइस को बोलते हैं एनयम्बमेंट, की एक लाइन में सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा, वो अगली लाइन में भी चल रहा है, वो अगली लाइन में भी चल रहा है, इस तरह से एनयम्बमेंट डिवाइस इस्तेमाल हुई। एलिट्रेशन, फ्लेम फीडिंग में एलिट्रेशन इस्तेमाल हुआ है। फ्लेम और फीडिंग, फा क्या होता है? व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट है ना, तो कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एलिट्रेशन। कॉन्सोनेंस, में भी कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन होता है, स्टार्टिंग में भी हो सकता है और बीच में भी हो सकता है वर्ड के कहीं भी, परंतु तुरंत उसके बाद में जो कॉन्सोनेंट, जो व्यंजन का रिपीटेशन हो रहा है, उसके तुरंत बाद में जो वॉवल है ना, वो बदल जाता है। जैसे पॉइजन, प्यूरिफाई, प, प व्यंजन है, उसके बाद में ओ वॉवल और यू वॉवल, तो दोनों चेंज हो गए हुए हैं। तो ये वॉवल चेंज हो गया है कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद में, इसलिए ये कॉन्सोनेंस है। ठीक है, अब एंटी फेमिनिस्टिक एटीट्यूड। अब इस पोयम में एक एंटी फेमिनिस्टिक एटीट्यूड भी इस्तेमाल किया गया है 2-3 लाइन के अंदर। कोई विशेष बेसिक मतलब बड़ी थीम नहीं है, परंतु क्योंकि इसमें ये चीज इस्तेमाल की गई है, तो मैंने इसको नोट डाउन किया और आपको एक तरह समझाने के लिए इसको एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा सा। कि देखो पोयम में कुछ ऐसी लाइन है जो ये दर्शाती हैं कि औरत को बहुत सी कुछ रेस्ट्रिक्शंस में रखा जाना चाहिए, उस पर कुछ बंधन लगाए जाने चाहिए। अब मदर, पोएट की मदर को काट लिया है बिच्छू ने, ठीक है, तो उसके पास में बहुत सारे लोग आते हैं, है ना, और प्रार्थना करते हैं, और वो बोलते हैं कि इसका जो पॉइजन है ना, शुड प्योरीफाई हर फ्लैश ऑफ डिजायर, कि इसको शुद्ध कर दे, ये जहर इसको शुद्ध कर देगा, इसकी इच्छाओं से भरे शरीर को।
तो औरतों को मैंने कल भी बहुत ढंग से समझाया था कि औरत की बॉडी को एक तरीके से ऐसे बोलते हैं कि बहुत अट्रैक्टिव होती है और वो इच्छाओं से भरी होती है, तो ये उसके लिए ठीक नहीं है। मतलब वो लोगों के लिए इविल का प्रतीक है, तो उसका शरीर में इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। यानी औरत को शारीरिक इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, उसको कोई फिजिकल लव की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, उसको कोई फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए। तो ये औरत की कमजोरी बताया गया एक तरीके से। एंड स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, और उसके अंदर कोई भी महत्वाकांक्षा की भावना नहीं होनी चाहिए, औरत बिल्कुल भी महत्वाकांक्षा रहित होनी चाहिए, ऐसी बात रखी गई है। तो ये एंटी फेमिनिस्टिक एटीट्यूड है, बिल्कुल ये औरतों के खिलाफ ये स्टेटमेंट है। तो ये दो लाइनें भी इसमें एंटी फेमिनिस्टिक एटीट्यूड को इस्तेमाल मतलब बताती हैं, मतलब इस पोएम में। अब ये वर्ड्स एक तरीके से एंटी वुमेन एटीट्यूड को दिखा रहे हैं पोएम में, और उस टाइम में ऐसी चीजें होती थी। मतलब अब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो गया, पर अभी भी ऐसी चीजें आपको गांव में कुछ पिछड़े इलाकों में मिल जाएंगी, ऐसी सोच औरतों के प्रति। ठीक है, तो ये एंटी फेमिनिस्टिक एटीट्यूड इसमें है पोएम में। अब देखो स्ट्रक्चर और राइम स्कीम, देखो पोएम में कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर है नहीं भाई, कोई ऐसा ढांचा है नहीं कि चार चार लाइन का स्टैंजा, आठ आठ लाइन का स्टैंजा, कोई स्टैंजा का फॉर्मेशन पक्का नहीं है, और ना ही कोई राइम स्कीम है, ब्लैंक पर्स में लिखा गया ये पोएम है ना, कोई राइम स्कीम भी नहीं है। डिक्शन जो टर्म्स इस्तेमाल की गई है जो पोएम के अंदर, वो लैंग्वेज जो है ना वो बहुत सिंपल है और इजीली अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, तो ये अपनी एक तरह से क्रिटिकल एप्रिसिएशन का एक बेसिक ढांचा हो गया। इसमें आप और भी चीजें ऐड कर लेना, समरी वगैरह ऐड कर दो, किसी के व्यूज आपको बताए तो व्यूज ऐड कर दो, ये चीज मैं हर बार बोलता हूँ, आप लोग अपनी तरफ से ऐड कर लिया करना। मैं एक बेसिक ढांचा आपको देता हूँ, उस ढांचे के ऊपर आपको भी काम करना चाहिए, क्योंकि आप काफी बड़े हो गए हो, बीए में आ गए हो, तो अब मैं आपको स्पून फीडिंग तो नहीं करवाऊंगा। स्पून फीडिंग का मतलब समझते हो ना क्या होता है? स्पून फीडिंग का मतलब चमचे से खिलाना, छोटे बच्चे को चमचे से खिलाते हैं ना, वैसे नहीं खिलाऊंगा। वैसे इतना खिला रहा हूँ ये भी बहुत है मतलब इतना समझा रहा हूँ आपको, ये बहुत अच्छा है, मतलब आपके लिए आपको हेल्प करेगा। और अब आप इस पे इतना क्रिटिकल एप्रिसिएशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, इस पे आप और चीजें ऐड करना अपनी तरफ से। ठीक है, तो बच्चों मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा। टिल देन गुड बाय, और ये लेक्चर दूसरे के साथ में शेयर करना ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिल सके। मैं मिलता हूँ अगले लेक्चर के साथ में, तो गुड बाय, सी यू सून।